तो आज हम हमारा चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड द नेकेड आई को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम एनसीईआरटी की हर लाइन को अच्छे से अच्छे रीड करें, हर लाइन को समझें, और अगर आपको किसी भी लाइन में कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ही मैसेज कर सकते हो और पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। देखो, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। हमारी आई सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है जो सर्टेन साइज की होती हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। बहुत टाइम तक हमारी आंखों से वो चीज़ जो आंखें हमारी नहीं देख पाती, जिन चीज़ों को, वो अनसर्टेन ही रहती हैं, मतलब उन्हें हम जानते ही नहीं हैं। तो फिर हम जब उन्हें देख ही नहीं पाते तो हम उन्हें जानते ही नहीं हैं। लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक अ स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। बहुत टाइम के बाद लोगों ने कहा कि कर्व्ड पीस है, ग्लास का बना हुआ है, और बिल्कुल कर्व्ड पीस है। कर्व्ड का मतलब इस तरीके से, ऐसा कर्व्ड पीस है एक ग्लास का जो छोटी चीज़ों को ना बड़ा दिखाता है। अब उन लोगों को ये तो पता नहीं था कि अब ये है कर्व्ड पीस को हम क्या बोल रहे हैं, बट उन्हें पता था कि ऐसा कोई कर्व्ड ग्लास है जो छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखाता है। और ये जो पीस होता है ग्लास का, ये लेंटिल सीड की तरह दिखता है, और बीच में थोड़ा सा मोटा होता है और एज पर थिन होता है, और इसे हम कहते हैं लेंस। तो ये लेंस के पूरे करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। तो यहाँ से आपको यही, आप अपनी बुक में ही साइड में क्वेश्चन लिख सकते हो, करेक्टरिस्टिक ऑफ लेंस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंस हमें यहाँ से पता चल रहा है क्या होता है। पीस ऑफ ग्लास होता है जो थिक होता है मिडल में और थिन होता है एज पर। अब ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। टाइम के साथ जैसे टाइम बढ़ता गया, लोगों ने देखा कि लेंसेज और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास टू माइक्रोस्कोप्स हेल्प्ड ह्यूमन सी व्हाट देयर आइज कुड नॉट। और इसी लेंस की वजह से लोग वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो उनकी आंखों से नहीं दिख रही। और जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप का, उसने ओपन करा एक फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड, जिसके अंदर आप हर उस क्रिएचर को देख सकते हो जो कि आपको अपनी नेकेड आई से नहीं दिख रहा, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप लर्न किया है। अब आपने ऑलरेडी लर्न किया है कि अमेजिंग वैरायटी के लिविंग बींग्स हमारे आसपास हैं। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स आपको दिखेंगे। दे डिफर नॉट ओनली इन स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन अदर फीचर। और वो अपने स्ट्रक्चर में ही अलग नहीं है, बट काफ़ी फीचर्स में अलग हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम इन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ से आपको सेकेंड पॉइंट जो पता चलता है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कोई भी लिविंग बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। कभी आपने नोटिस करा है कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, दैट इज़ विजिबल टू द नेकेड आई? थिंक अबाउट इट। अब आपको इसके बारे में सोचना है। एंड नेक्स्ट फिर आती है आपकी एक्टिविटी। तो इन एक्टिविटीज़ को मैं अलग से डिस्कस कर दूंगी वैसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफ़ी एक्टिविटीज़, क्योंकि रीसेंट टाइम में आपको पता होगा पेपर ज़्यादातर केस स्टडी से बनता है, असर्शन रीज़न से बनता है, और ये सारी चीज़ें आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने एक्टिविटी भी पढ़ी होगी, क्योंकि एक्टिविटी से मेनली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ सेल। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सेल क्या होता है। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ये सेल्स के बने होते हैं। आपको पता होना चाहिए जितने भी लिविंग बींग्स बने हैं सारे ही सेल्स के बने हुए हैं। एंड सेल, आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और एक पॉइंट और लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करते हो तो ये नोट्स वगैरह मैं आपको अच्छे से लिखवाऊंगी जब रेगुलर क्लासेस होंगी, जब आपके रेगुलर लेक्चर्स होते हैं। आपके जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं वो डेली, वीक में 3 क्लासेस होती हैं जो साइंस की, हर क्लास 50 मिनट्स की होती है। तो इसके अंदर मैं आपको अच्छे से नोट्स लिखवाती हूँ हर टॉपिक के। इवन मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं वो भी देती हूँ। प्लस 3 क्लासेस अगर वीक में हो रही हैं तो 2 आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं उस वीक में, जिसमें आपके उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो पेपर में आते हैं। हम आपके वीकली टेस्ट भी लेते हैं ताकि आप अपने उस टॉपिक को एनालाइज कर सको। क्लास में 10 मिनट्स
पहले जो 10 मिनट्स पहले आपको एक टॉपिक दिया जाता है जो आपको रिवाइज़ करके आना होता है, वो टॉपिक आपको डेली हर क्लास में रिवाइज़ कराया जाता है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं पर्सनलाइज क्लासेस लेने के, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ये वन शॉट वीडियो है, मैं आपको हर चीज़ का सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, डीपली नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली ये वन शॉट वीडियो है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अच्छे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये आपकी एक्टिविटी 2.2 ये भी मैं अलग से कराऊंगी। ऑनेस्टली अगर मैं एक्टिविटी की कोई भी वीडियो बनाऊंगी तो वो सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं पे बनाऊंगी। तो ये एक्टिविटी भी अभी हम छोड़ रहे हैं, एक्टिविटी 2.3 भी छोड़ रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो यहाँ पे आपकी बुक में सीधा सीधा लिखा है कि सेल जो होते हैं उसके 3 मेन पार्ट्स आपको बताए गए हैं, द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये आपको 3 मेन पार्ट्स आपके सेल के बताए गए हैं। जो आउटर लेयर होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये राउंड स्ट्रक्चर होता है मिडल में, और जो कि कवर होता है थिन मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन को ऑब्वियसली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इनके फंक्शंस को आप और भी डिटेल में अपनी क्लास 9th की क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर 2 में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। और जो स्पेस होती है सेल मेम्ब्रेन की उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म से फिल्ड होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज बेसिकली द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़। एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ का मतलब है जितनी भी आपकी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो साइटोप्लाज्म की हेल्प से ही हो रही हैं। यही आपके 3 जो है मेन कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये आएगा, राइट द मेन 3 पार्ट्स ऑफ सेल। तो आपको इन तीनों के नाम लिखने हैं। तो पहला आप फर्स्ट आप यही लिखोगे, सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। एंड सेल वॉल क्या होती है, एक्स्ट्रा आउटर लेयर को हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इन स्ट्रक्चर्स की, सेल में क्यों ज़रूरी है सेल के लिए, ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पहला लिखा है सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये इनक्लोज करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करता है एक सेल को दूसरे से। इट इज़ पोरस, अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। एक्चुअल में क्या होता है ना, हम सेल मेम्ब्रेन को ना सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों, मैं लिख देती हूँ ये पॉइंट भी। सेल मेम्ब्रेन को ना हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है ना, हमारे मतलब सेल के अंदर उन्हीं चीज़ों को आने देता है जो एसेंशियल है सेल के लिए, और एग्जिट भी सेल से वही चीज़ें कर पाती हैं जो ज़रूरी नहीं है। तो ये हर काम अपने अकॉर्डिंग करता है, इसीलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही इन या आउट होने देता है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है अदर कंपोनेंट है सेल का, जो सच एस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट, इन सारी चीज़ों से बना हुआ है। हमारे लाइफ के सारे लाइफ प्रोसेसेस, मैंने आपको बताया लाइफ प्रोसेसेस या सेलुलर एक्टिविटीज़ सारी हमारी यहीं पे होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस की एक्टिविटी जो फंक्शन है लिखा है यहाँ पे, सारी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है। ये रेगुलेट करता है सेल का ग्रोथ। सेल का ग्रोथ देखने का काम यही है। सेल वॉल के भी फंक्शन लिखे हैं। ये रिजिडिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, इसीलिए सेल्स होते हैं अरेंज होते हैं कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ और फॉर्म होते हैं स्ट्रक्चर में। वैसे आप प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स भी पढ़ सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बुक में दिया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ऑब्वियसली जो शेप और स्ट्रक्चर होता है सेल, अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के सेल जो हैं हमारे को मिलते हैं। मसल सेल और नर्व सेल जो हैं आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हुए हैं। आपको इनको अच्छे से, डायग्राम्स को अच्छे से देखा करो क्योंकि आपको डायग्राम्स लेबल करने के भी आ सकता है। मान लो आपको मसल सेल बना के दे दिया और आपको बोला आइडेंटिफाई दिस सेल, तो आपको पता होना चाहिए ये मसल सेल है। और नर्व सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, हम इन्हें न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मसल सेल के बारे में बताया यहाँ। मसल सेल इज़ अ स्पिंडल शेप है और वहीं जो नर्व सेल है वो आपका लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है।
अभी तो नहीं, बट आपकी हायर क्लासेस में आपको नर्व सेल का डायग्राम बनाने के लिए भी आता है और लेबलिंग करने के लिए भी आता है। सिमिलरली कुछ सेल्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं, कुछ लॉन्ग और थिन होते हैं। जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो वेरी करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सेल होता है, ठीक है। अब ये जो यूनिक शेप, साइज, स्ट्रक्चर है सेल का, ये हेल्प करता है उनको कि वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अलग अलग सेल का अलग अलग शेप, साइज क्यों होता है, ताकि वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब जो मेनली यहाँ पे लिख भी दिया है, नर्व सेल को न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को कैरी करते हैं। मैसेजेस कैसे कैरी करते हैं, मान लो अगर कोई भी इंसान है और वो चाय का कप छूता है, तो उसको पता होता है कि उसको अपना हाथ यहाँ से रिमूव करना है। अब उसे ये बात कैसे पता है, उसके न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं पूरे हैंड से लेके ब्रेन तक, जो ब्रेन के पास मैसेज पहुँचाते हैं कि ये चाय का कप गर्म है और उसको यहाँ से अपना हाथ हटाना है। तो ये मैसेज कैरी करने का काम करते हैं। ये इलोंगेटेड शेप में होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेल्प करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं ताकि मैसेज जल्दी से जल्दी अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंच पाए। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप ऑफ मसल सेल्स जो होते हैं वो हमारी फूड पाइप में भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। एक्चुअल में इसे पेरिस्टाइलिक मूवमेंट भी बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हमारा स्टमक, हमारा जो फूड होता है, जैसे माउथ में डालने के बाद फूड पाइप ईसोफेगस में जाता है, जहाँ पे एक पेरिस्टाइलिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाइलिक मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हमारे पूरे ईसोफेगस का वेव लाइक मैनर में, और जिससे खाना जो होता है डाउन द स्टमक जाता है। और इस मूवमेंट पॉसिबल है क्योंकि जो मसल सेल्स हैं वो थिन, फ्लेक्सिबल, स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। जो स्टमक होता है उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मसल सेल्स जो होते हैं स्टमक में क्या काम करते हैं, चर्न द फूड, खाने को पचाना अच्छे से। एक्चुअल में चर्न का मतलब यही है। एंड अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक का और भी अगर आपने डिटेल में अगर फंक्शन पढ़ा होगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे डाइजेस्टिव जूस जैसे पेप्सिन, HCl, ये सारे यहाँ से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। जो और एसिड, HCl जो मैंने आपको बताया, एक एसिड, यहाँ पे एसिड लिखा, नाम नहीं लिखा, HCl होता है उसका नाम, जो खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और ये जो सेल होते हैं ये एक साथ काम करते हैं और डाइजेशन के प्रोसेस को ईजी बनाते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म ऑफ स्टमक आपको बताया गया है कि स्टमक का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा स्टमक का प्रोसेस समझाया हुआ है कि स्टमक में क्या होता है, ठीक है। अब आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे इसमें मैंने क्लास 9 की वीडियो बनाई है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप उनकी वीडियो देख के समझ सकते हो। जो सेल होता है, सेल से हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, क्योंकि सेल इज़ द सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से आपके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड एक ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यही है आपका पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखोगे तो डायग्राम में यही लिखा है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो यही होता है आपका पूरा ये सिस्टम। और ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड हाउ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक सेल कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स। उसके बाद यहाँ पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको पता होने चाहिए। दो तरीके के होते हैं ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं। एक्चुअल में आप ये भी क्लास 9 की वीडियो में देख सकते हो, उनका लेक्चर 1 है शायद ये, तो आप उनकी वीडियो में देख सकते हो। मैंने दोनों बहुत अच्छे से समझाए हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। मैंने आपको लिखवाया भी था कि सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि आप इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, इसीलिए उन यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे फंगई, एल्गा, ये ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, इन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल्स वी जस्ट लर्नड अबाउट, और दे आर डिफरेंट? क्या ये अलग होते हैं या ये सेम होते हैं? अब इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम आते हैं माइक्रोस्कोप पे। क्या होता है, हमें चाहिए एक माइक्रोस्कोप ताकि हम क्या कर सकें, मैग्नीफाई कर सकें इनके साइज़ को, जो और हम उन्हें देख सकें। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं। और ऑब्वियसली यहाँ से केस स्टडी का क्वेश्चन ज़रूर आता है। मैं आपको एक्चुअल में एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ क्वेश्चंस के, कि क्या क्या तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए माइक्रोब्स क्या होते हैं। ये टाइनी क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते,
और माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम इन्हें माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम, फिर उसकी एक एक आपको यहाँ पे वो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो कैसे दिखते हैं। पैरामीशियम में सिंगल सेल है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट जो होती है इसकी हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर से होती है। फिर एल्गा का लिखा हुआ है, ऐसे ही ब्रेड मोल्ड का लिखा है, ठीक है, ऐसे ही मोल्ड फंगई का भी लिखा है। अब यहाँ पे टेबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है वायरसेस के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रीड करना। वायरसेस माइक्रोस्कोपिक या ए सेलुलर होते हैं। वायरस मल्टीप्लाई करता है जब वो एंटर करता है लिविंग सेल के अंदर। वायरस एक इंसान की बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई मतलब बढ़ते हैं, और ये इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को, और ये किसी भी तरीके का कोई भी डिजीज़ हमें कर सकते हैं। ठीक है, अब हाउ वी आर कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, हमें ये पढ़ना है कि अब हम माइक्रोब से कैसे कनेक्टेड हैं, इस चीज़ को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आई विल ट्राई कि मैं इसको आपको नोट से समझाऊं, क्योंकि इस एनसीईआरटी में एज सच कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है मेन्योर के बारे में ज़रूर पढ़ना है। मेन्योर क्या होता है, तो आपको पता होगा जो पील होते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के, वो डार्क कलर मटेरियल में बदल जाते हैं, दैट इज़ मेन्योर, जो कि रिच होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। ये इंक्रीज़ करता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इसके बाद आता है डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन क्या होता है, अगर आप अपने आसपास देखोगे केयरफुली तो आप देखोगे डिकेइंग प्लांट्स और फॉलन लीव्स जो होते हैं स्टोर होते हैं कंटेनर या लाइंग इन द गार्डन, जो डिसअपियर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद हमारे सराउंडिंग से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, फॉलन लीव्स का सिंपलर सब्सटेंस में, जो कि रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। किस प्रोसेस के थ्रू, डीकॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे डीकॉम्पोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पास चले जाते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वापस से सॉइल को पास चले जाते हैं और उनको अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं बहुत सारे डेड एनिमल्स को भी, इसीलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिसाइकल ऑफ द वेस्ट में भी हमें हेल्प करते हैं और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को लाते हैं नेचर में। मैन्योर और किस में हेल्प करता है, मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। इसके बाद जो आता है माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, ये भी आपको रीड करना है, ये वाला बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मतलब डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप पढ़ लो खुद से, अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। इससे आपको एक ही पढ़ना है, ईस्ट। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किससे, फंगई से। ईस्ट ग्रो करता है, ईस्ट जो होता है ग्रो करता है कहाँ पे, वार्म कंडीशंस में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अच्छा, किस प्रोसेस के टाइम पे, आपको पता होगा जब आपने लाइफ प्रोसेस एंड एनिमल का चैप्टर पढ़ा 7th क्लास में, लाइक अदर ऑर्गेनिज्म ईस्ट ऑल्सो रिस्पायर एंड ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। ईस्ट भी रिस्पायर करता है और ब्रेक करता है, क्या रिलीज करता है, एनर्जी, कि क्यों, अपनी ग्रोथ के लिए, और कैरी करता है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को। अब इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज होती है, और क्या फॉर्म में, बबल की फॉर्म में, और क्या बनता है, एक सॉफ्ट डो या फ्लफी डो बनता है। एंड ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में छोटे से अमाउंट में एल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है, जो विच गिव्स द डो अ स्लाइटली डिफरेंट स्मेल, जिससे डो के अंदर एक स्लाइटली डिफरेंट कलर की स्मेल आती है। एंड ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इज ईस्ट इज़ यूज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ, अब आपको पता होना चाहिए ईस्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ब्रेड्स में, केक्स में, और काफ़ी सारी चीज़ों में। और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, जो हमारे लैक्टोबैसिलस जो होता है वो हमारे कर्ड वगैरह में भी होता है। ये बैक्टीरिया ये हेल्प करता है फर्मेंटेशन ऑफ बैटर में, इडली डोसा बनाने में, और डो फॉर मेकिंग भटूरा। जो हमारे घर में छोले भटूरे का जो भटूरा बनता है वो भी इसी की हेल्प से बनता है। तो लैक्टोबैसिलस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है लैक्टोबैसिलस के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपको राइजोबियम के बारे में भी पढ़ना है। राइजोबियम क्या होता है अच्छे से पढ़ना है। राइजोबियम के बारे में, लैक्टोबैसिलस के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
आपको पढ़ना है, राइजोबियम के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आता है आपका सेल ही आ जाता है कि सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है तो आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है लाइन बाय लाइन। ये टॉपिक के लिए आप कमेंट करो, या तो अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो ऑब्वियसली मैं इसका अलग से लेक्चर बना दूंगी, वरना मैंने पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझा